हेलो। हाँ, आज हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर जो बीए पार्ट थर्ड में आपको पढ़ना है। इसमें इसके पहले हमने मानव शास्त्र क्या है, उसका अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ये बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है सोशोलॉजी के लिए। और सामाजिक मानव शास्त्र जो इसकी फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम पहले ये देख रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है और एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र का अर्थ क्या होता है। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम आज जो लेक्चर है इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो मानव शास्त्र है इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं या ब्रांचेज है। इसके पहले जो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि जो मानव शास्त्र विषय है ये मानव के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। तो मानव के जब हम सभी पक्षों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोई एक ब्रांच ऐसी नहीं हो सकती जो सबका अध्ययन करे। तो इसलिए तो मनुष्य का जो संपूर्णता में अध्ययन करना है तो निश्चित रूप से मनुष्य के विकास, उसके उद्भव के बारे में, उसके जैविक विशेषताओं के बारे में, उसने क्या क्या अब तक अचीवमेंट्स हैं मनुष्य के, उसके सामाजिक जीवन के बारे में, इन सब के बारे में अध्ययन करने के लिए अलग अलग जो है ज्ञान की शाखाएं हमारे सामने है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि मनुष्य के संपूर्णता में अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी ज्ञान की शाखाएं हैं और वो किन किन पक्षों पर अपने आप को केंद्रित करती हैं और उनका क्या मुख्य जो है सब्जेक्ट मैटर है। तो हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानव शास्त्र की शाखाओं के रूप में वो है शारीरिक मानव शास्त्र कहते हैं इसको, या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, शारीरिक मानव शास्त्र या अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये जो शारीरिक मानव शास्त्र है ये क्या करता है? ये शारीरिक मानव शास्त्र मानव के उद्भव के बारे में एक जीव के रूप में, जैविक प्रजाति के रूप में मानव का विकास कैसे हुआ। ठीक है, जैविक प्रजाति के रूप में, जीव के रूप में मानव के विकास को समझने का कार्य शारीरिक मानव शास्त्र में होता है। और इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने मानव रहते हैं और जितने मानव थे उनकी शारीरिक बनावट, उनका जो शरीर है, उनकी शारीरिक विशेषताएं किस तरह की हैं, शारीरिक बनावट कैसी है, और विभिन्न मनुष्यों की, मानवों की एक जीव के रूप में, एक प्रजाति के रूप में उनके जो शरीर और उसकी बनावट में भिन्नताएं हैं वो क्यों हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो एक तरह से शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना, उन सब का अध्ययन, जो बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक एंथ्रो जिसको हम कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी हम कहते हैं मानव का मतलब एंथ्रो। तो एंथ्रो के रूप में एक जो मानव है उसकी जो भी विशेषताएं हैं उन सब का अध्ययन शरीर से संबंधित वो शारीरिक मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें अब देखेंगे शारीरिक मानव शास्त्र में भी एक है मानव जनन शास्त्र। तो ये जो मानव जनन शास्त्र है, जेनेटिक्स, ये उसकी जो जेनेटिक विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करता है। दूसरा है पुरातन मानव शास्त्र। ये जो पुरातन मानव शास्त्र है ये इस बात को देखता है कि पुराने समय में, यानी प्रारंभ से मनुष्य का एक प्रजाति के रूप में, आप कह सकते हैं जीव के रूप में हम मानते हैं कि जो वन मानुष थे
उनसे बंदरों से और बंदर के बाद में जो वन मानुष हैं और उसके बाद में मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ है, उद्विकास हुआ है, तो सबसे पुराने मानव के जो अस्थि पंजर हमें मिलते हैं, फॉसिल्स जिसको हम कहते हैं, तो उन फॉसिल्स का हम लोग अध्ययन इस पुरातन मानव शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। उससे ये मालूम पड़ जाता है कि आज जिस रूप में हमें मानव प्रजाति दिखाई देती है, उसकी कितने हजार साल पहले उसका जो उद्विकास हुआ, उस समय उनके शरीर की बनावट कैसी थी, लंबाई कैसी थी, उनके हड्डियां कैसी थी, या जो कुछ भी स्ट्रक्चर है वो किस तरह का था। तो इस सब का जो कुछ मनुष्य था प्राचीन समय में, प्रागीय ऐतिहासिक काल में, तो उसके जो भी अवशेष हमें खुदाई वगैरह में मिलते हैं, तो उन सिर्फ मानव शरीर से संबंधित जो फॉसिल्स हमें प्राप्त होते हैं, उनका अध्ययन पुरातन मानव शास्त्र के अंतर्गत होता है। इसी के अंतर्गत शारीरिक मानव शास्त्र में दूसरी एक और ब्रांच है, वो है मानव मिति। ठीक है, एंथ्रोमेट्री। तो ये जो मानव मिति है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन होता है कि ये माप निकालते हैं जो मानव शरीर है, उस मानव शरीर में जो विभिन्न अंग हैं और पूरा जो शरीर है उसमें उसकी जो बनावट है उसका माप क्या है। आपने देखा होगा कि अभी भी हम अलग अलग प्रजातियों को देखें, अलग अलग कम्युनिटीज़ को देखें, तो जो प्रजाति शारीरिक विशेषताओं के आधार पर विश्व के अलग अलग भाग में कहीं आपको बहुत लंबे लोग मिलेंगे, कहीं बहुत कम कद के लोग मिलेंगे, कहीं ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, कई ऐसे मिलेंगे जिनकी चमड़ी का रंग काला है, कई ऐसे मिलेंगे जिनकी चमड़ी का रंग गोरा है। तो इस तरह से कई प्रजातीय समूह हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो मानव मिति है, ये इस बात का अध्ययन करती है कि मनुष्य के जीव के रूप में, एक जैविक प्राणी के रूप में मानव के शरीर की विशेषताएं क्या है और उनकी शरीर की माप कैसी है। तो इस सब का अध्ययन शारीरिक मानव शास्त्र के अंतर्गत है। दूसरी जो शाखा है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम समाजशास्त्र में, हम सामाजिक मानव शास्त्र का जो अध्ययन करते हैं उसकी दृष्टि से, वो है सांस्कृतिक मानव शास्त्र, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, कई लोग तो कहते हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट है, एक शाखा है, सब उप शाखा है। तो मेनली शारीरिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र दो मुख्य भाग मानव शास्त्र के किए जाते हैं। तो ये जो सांस्कृतिक मानव शास्त्र है, इस सांस्कृतिक मानव शास्त्र में हम देखते हैं कि एक मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में, उस मनुष्य ने किस तरह से संस्कृति का विकास किया। और संस्कृति का विकास करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अन्य जीवों से मनुष्य में फ़र्क क्या है, मानव में फ़र्क क्या है। तो हम देखते हैं कि मानव को हम मानते हैं कि ये एक औजार बनाने वाला प्राणी है, और जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने जीव हैं, स्पेसीज़ हैं, वो स्वयं जो कुछ भी इस पर्यावरण में पंचभूतों से निर्मित जो ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है और पृथ्वी है, इसमें जो कुछ भी संसाधन हैं उनको वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो औजार नहीं बना सकते, वो उसको उसी रूप में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मानव क्या करता है, जो कुछ भी पर्यावरण से उसको भौतिक वस्तुएं मिलती है, वो उन भौतिक पदार्थों को अपने अनुसार ढाल सकता है, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से उनका रूप बदल सकता है, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो वो जो ये जो चीज़ है, ये उसको प्रकृति से संस्कृति की तरफ ले जाती है। तो एक औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में मनुष्य जब अपने लिए भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है, तो इन भौतिक वस्तुओं के निर्माण की भी एक विकास यात्रा है, इसको हम कहते हैं सांस्कृतिक विकास। तो जो सांस्कृतिक मानव शास्त्र है, वो ये देखने का प्रयास करता है कि इस पृथ्वी पर, हमारा चूँकि पूरा फोकस पृथ्वी पर ही है, तो इस पृथ्वी पर जो इतने मानव सदियों से रहते आए हैं, तो उनमें जो उन्होंने जो संस्कृति का विकास किया है, उस संस्कृति के विकास के विभिन्न चरण क्या रहे हैं। इसके साथ ही भिन्न भिन्न समुदायों में हम सांस्कृतिक भिन्नताएं देखते हैं। हर एरिया में स्थान और समय की दृष्टि से अगर हम मानव की सांस्कृतिक यात्रा को देखें, संस्कृति के विकास को देखें, उसके क्रम को देखें, तो हमें सब जगह अलग अलग चीज़ें नज़र आती है।
तो उन भिन्नताओं का कारण क्या है? जितने सांस्कृतिक तत्व हमें दिखाई देते हैं, उन सांस्कृतिक तत्वों की विशेषताएं क्या है? और इसके साथ साथ संस्कृति में मानव ने भौतिक और अभौतिक दोनों दृष्टि से जो कुछ भी क्रिएट किया है, जो कुछ भी बनाया है, जो सृजन किया है, वो क्या है, और उसका पूरा विवरण जानने की कोशिश सांस्कृतिक मानवशास्त्र करता है। तो इस सांस्कृतिक मानवशास्त्र के अंतर्गत हम फिर इसकी कुछ उपशाखाएं देखते हैं। सबसे पहली है पुरातत्व शास्त्र, आर्कियोलॉजी। ये जो पुरातत्व शास्त्र, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पुरातत्व विज्ञान। आप कहीं घूमने जाते हैं तो कोई ऐतिहासिक जगह देखते हैं, वहाँ देखते होंगे कि ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति है। ये पुरातत्व क्या होता है? एक्चुअली पुरातत्व जो है, ये मनुष्य ने जो कुछ भी अपने अतीत में बनाया, जो भौतिक वस्तुएं उसने बनाई, उनमें से हमें अब खुदाई में या कभी खोजबीन के माध्यम से जो कुछ भी वो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, वो पुरातत्व सामग्री, चाहे वो शिलालेख हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन हैं, चाहे पत्थर के हथियार हैं, तो इस तरह की जो भी वस्तुएं हमें मिलती है, उन सब वस्तुओं के माध्यम से हम उसकी कार्बन डेटिंग के द्वारा ये जान सकते हैं कि ये कितने समय पुरानी है, और उस समय ये वस्तुएं मिली तो उस समय के मानव के जीवन का ढंग क्या रहा होगा, उसकी संस्कृति कैसी रही होगी, वो कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा, कैसे मकान बनाता होगा, कैसे रहता होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये जो पुरातत्व शास्त्र है, सांस्कृतिक मानवशास्त्र का एक भाग, इस पुरातत्व शास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित जो भी टूल्स हैं, जो भी उपकरण हैं, यानी जो उसने भौतिक वस्तुएं बनाई है, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। दूसरी जो शाखा है वो है प्रजाति शास्त्र। इस प्रजाति शास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? प्रजाति शास्त्र ये देखता है कि जितनी ह्यूमन स्पेसीज है, अभी जितनी प्रजातियां हमें दिखाई दे रही, प्रजाति का मतलब शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हम मानव का वर्गीकरण कर सकते हैं, हम उनको पहचान सकते हैं कि ये किस प्रजाति का है, अमुक विशेषताओं के आधार पर। तो ऐसे विश्व में कई प्रजातियों के लोग हमें दिखाई देते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रजातियों के जो मनुष्य हैं, उनकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उसका तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। और देश काल के अनुसार उनमें क्या भिन्नताएं हमें नज़र आ रही, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। और अभी वर्तमान समय में कितनी तरह की प्रजातियां हैं, और वो उन प्रजातियों में क्या क्या डिफरेंस हमें दिखाई देता है, उनकी संस्कृति में, उनके जीवन शैली में हमें क्या अंतर दिखाई देता है, ये सारा हम इस प्रजाति शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच आती है सांस्कृतिक मानवशास्त्र के अंतर्गत, वो है लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान। और भाषा विज्ञान के बारे में आप देखेंगे कि मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जब एसोसिएशन करता है, तो उसमें सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? संचार की, कम्युनिकेशन। तो ये जो भाषा विज्ञान है, ये देखता है कि सांस्कृतिक विकास की यात्रा में मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जो संचार हुआ है, उस संचार के उसके तरीके क्या हैं, संचार के लिए उन्होंने किन प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने जो लिखित चिन्ह हैं या उच्चारण के माध्यम से बोल करके जो भी संकेत दिए हैं, तो चाहे वो उच्चारण के रूप में है, लिपि के रूप में है, या सिर्फ बोली के रूप में है, या दोनों ही रूप में है, जो कुछ भी भाषा है उसका भी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि विभिन्न जो प्रजातीय समूह हैं, अलग अलग संस्कृतियों में आप देखें कि कितनी तरह की भाषाएं हमें दिखाई देती है, और सब में भाषा में शब्दों का आपको अंतर दिखाई देगा। तो किसी समुदाय का हम अध्ययन करें, वहाँ ज़रूरी नहीं कि जो भाषा में शब्द प्रचलित हों वो दूसरे समुदाय में भी हों। तो ये एक बहुत रुचि का विषय होता है मानव शास्त्रियों के लिए कि वो कंपैरेटिव स्टडी करके हम ये जान लेते हैं कि उस समुदाय की सामाजिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है। क्योंकि कम्युनिकेशन और जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज पूरा समाज का आईना होती है, उसमें पूरी संस्कृति प्रतिबिंबित हो जाती है। इवन सोशल रिलेशंस आप
आगे चल कर के किनशिप पढ़ेंगे, तो हम जब सामाजिक संगठन को देखते हैं तो किसी भी समुदाय की सामाजिक विशेषताएं जाननी है, उसकी किनशिप को समझना है, उसकी नातेदारी को समझना है, तो टर्मिनोलॉजी से हम पूरा संगठन पता लगा लेते हैं कि उनकी जो टर्मिनोलॉजी अलग अलग रिलेशन को वो किस शब्द से डिनोट कर वो बताते हैं, उसके लिए क्या शब्द उनके समाज में प्रचलित हैं। तो लैंग्वेज जो है लिंग्विस्टिक, फिर भाषा के स्ट्रक्चर की स्टडी भी इसके माध्यम से हो जाती। बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है ये भाषा विज्ञान का। इसके बाद में हम जो चौथा लेते हैं वो है सामाजिक मानवशास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी वो आपका पेपर है ही जिसके अंतर्गत हम ये सारी स्टडी कर रहे हैं। तो इस सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक जीवन के विकास को समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य ने समाज के रूप में जो एक व्यवस्था बनाई है। आज हम देखते हैं कि हम मिलकर के कई सामाजिक संगठन संस्थाएं उनसे मिलकर के बनी हुई व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी मनुष्य रहते हैं। तो ये जो सोशल लाइफ है, क्या ये एक दिन की बात तो है नहीं, इसका मतलब इसका एक विकास हुआ है। तो इसकी शुरुआत, प्रारंभिक स्वरूप समाज का कैसा था, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज़, हम उन आदिम समाजों का, प्राचीन समाजों का, सरल समाजों का अध्ययन करता है जो आज भी सामाजिक विकास के प्रारंभिक स्तर पर जी रहे हैं, जहाँ पर समाज का विकास बहुत ही सरल है। सरल समाजों के जो उदाहरण हैं उनको हम देखते हैं और उसके द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य के सामाजिक विकास की यात्रा के पड़ाव कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह से समाज का विकास हुआ होगा। तो समाज के और सामाजिक जीवन के उद्भव और विकास का अध्ययन करने के लिए हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं मनुष्य की सामाजिक जीवन का। इसके बाद फिफ्थ इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं सांस्कृतिक मानवशास्त्र की शाखा व्यावहारिक मानवशास्त्र, एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। और ये जो व्यावहारिक मानवशास्त्र है, ये व्यावहारिक मानवशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि आज जो मनुष्य है उसकी समस्याएं क्या है, उसका जीवन कैसा है और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, हम किस तरह से जो है जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए जो रचनात्मक सुझाव हैं वो हम दे सकते हैं और हम बेहतर जीवन के लिए, बेहतर सामाजिक जीवन के लिए प्रयास करना चाहें तो ये अप्लाइड जो एंथ्रोपोलॉजी है वो इस काम को करती है।